ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आप सभी का स्वागत है आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष मलिक। बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर 6 में इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एट ए ग्लांस की। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, उन सभी के बारे में मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। इसके ऊपर जो कंप्लीट एनालिसिस है हमेशा की तरह वो आपके दोपहर 12 बजे होगा अन अकेडमी की क्लास में। फ्री क्लास है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये आपको एक आइडिया देने के लिए है। और जो बच्चे करंट अफेयर, पूरे साल का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं अपने यूपीएससी एग्जाम से पहले या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से पहले, वो मेरी इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। बुक का नाम है दिशा 365। इसके 3 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। टोटल 500 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिसमें 750 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स के लिए, और अलग से 6 मॉक टेस्ट भी डाले गए हैं। ये 3 बुक की सीरीज है दोस्तों, 1 फॉर GS1, GS2 और GS3। एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड इट इज ऑलरेडी अ बेस्ट सेलिंग बुक ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, तो फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपको कवर करनी है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है दैट इज रिलेवेंट फॉर GS2। WHO ने एस्टिमेट किया है, देखिए बहुत बड़ी एक क्या कह सकते हैं सनसनीखेज एक आपके लिए न्यूज है कि WHO ने कहा है कि देखिए भाई, हमें लगता है कि कम से कम 47 लाख ज्यादा कोविड-19 डेथ इंडिया में हुई है, जितना ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है। ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया कि भाई सिर्फ 4,80,000 लोग, इतने लोग इंडिया में कोविड की वजह से मरे हैं। मगर रियलिटी की जो फिगर सामने आया है एज पर WHO रिपोर्ट, दैट इज 47 लाख, जो कि 10 गुना, करीब करीब 10 गुना ज्यादा है जो भी ऑफिशियल काउंट है 2020 का और 2021 का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे उस हिसाब से, ये जो WHO की जो नई रिपोर्ट है और WHO ने जो ये एक्सेसिव डेथ का जो निकाला है एक फैक्टर, तो उसके हिसाब से ये फिगर बहुत ही ज्यादा है। इसमें इंडिया एक्चुअली में बहुत ऊपर है। अगर आप यहाँ देखो तो ये इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, यूएसए, मतलब ऐसा नहीं है, देखो हर कंट्री का ये डेटा बहुत ज्यादा है, मगर इंडिया के केस में तो एक्चुअली 10 गुना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा है कि इंडिया में बहुत ही अंडर रिपोर्टिंग हुई है कोविड डेथ की। यही परसेंटेज आप देखोगे इंडोनेशिया में भी काफी हाई है। इंडोनेशिया में आप देख सकते हैं करीब करीब 7% ज्यादा है। हालांकि सबसे शॉकिंग फिगर इजिप्ट के लिए भी है, वहां पे 11 टाइम ज्यादा है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो इंडिया सबसे ऊपर है दोस्तों। हालांकि ऑफ कोर्स इंडिया इस रिपोर्ट को मानने को तैयार है नहीं। इंडिया कह रहा है कि भाई जो आपने मेथड लगाए हैं, ये मेथड्स आपकी गलत हैं, अनसाउंड है, साइंटिफिकली क्वेश्चनेबल मेथड आपने इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिस तरह से आप जिन डेथ को काउंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि कोविड के साथ में उनका संबंध हो। तो जैसी ये रिपोर्ट आई, इंडिया ने स्ट्रेट अवे इसका ऑब्जेक्शन किया है। यहाँ पे हालांकि WHO एक बात जो WHO ने यहाँ पे फोकस की है, उनका पर्पस ये है कि देखो भाई, ऐसे रिपोर्ट्स और ऐसे फिगर्स को रिलीज करने के पीछे हर कंट्री का ये इस तरफ फोकस लेके आना है कि कुछ भी करके हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जो पर्पस है इन डेटा का, इस नंबर्स का, वो ये है कि हर कंट्री को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए ऑन अ रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम, ताकि वो भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी आए उसके सामने स्ट्रांगली रेजिलिएंट तरीके से उसको रोक सके और हेल्थ पे मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो। बिकॉज हेल्थ जो है एक फंडामेंटल राइट भी है दुनिया में, और डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ हेल्दी लिविंग। तो उस चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे वही सेम कंट्रोवर्सी है कि क्या है क्या नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर है, जो वर्ड है, आप ऐसा भी मत समझिएगा कि एक्चुअली में इतनी डेथ हुई है कोविड की वजह से और सरकार अंडर रिपोर्ट कर रही है। कैच है यहाँ पे, कैच ये कि जिसको वर्ड दिया गया है, ये जो एक्सेसिव डेथ है, एज पर WHO, एक्सेसिव डेथ कैलकुलेट किया जाता है एज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ दैट हैव अकर्ड, जितनी मौतें हुई वो, एंड नंबर दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ द पेंडेमिक बेस्ड डेटा फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। जो बिना पेंडेमिक के मान लीजिए देश में कितनी मौतें होती थी और पेंडेमिक में कितने ज्यादा डेथ हुई है, तो ये डिफरेंस जो है इसको एक्सेसिव डेथ कहते हैं। इट इंक्लूड्स डेथ एसोसिएटेड विद COVID-19 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू पेंडेमिक इंपैक्ट ऑन द हेल्थ सिस्टम। तो अगर कल को
यहां से मैं एक एमसीक्यू बनाऊं कि रिसेंटली वर्ल्ड न्यूज में आया है एक्सेसिव डेथ, एक्सेस डेथ या एक्सेस मोर्टेलिटी का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या हो सकती है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वो आपको थोड़ा सा यहाँ से पिक करना है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसका जो पोटेंशियल है प्री और मेंस दोनों में आने का है। प्री का मैंने बता दिया, मेंस ये यहां से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से आप मेंस एक्सपेक्ट करो कि भाई considering the pandemic effects, the countries really need to spend more on a resilient health system, critically analyze या discuss कीजिए with respect to India। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। डिटेल क्वेश्चन मैं आपको 12 बजे वाली क्लास में दे दूंगा। उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस 2 वंस अगेन दोस्तों। आई होप आप जो भी नोट्स बनाएंगे वो जीएस के हिसाब से बनाएं, जीएस 1 2 3 के हिसाब से ही नोट्स आपको बनाने चाहिए। मोदी मैक्रॉन अग्री टू वर्क टुगेदर टू एक्सपैंड द रिलेशंस। देखिए दोस्तों, आपको पता है प्रधानमंत्री जी जो है वो यूरोप की यात्रा पे हैं और ये थर्ड लेग है उनकी विजिट की। फाइनली जर्मनी और डेनमार्क के बाद वो पहुंचे हैं फ्रांस। फ्रांस के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे इंडिया और फ्रांस मिल करके फोकस करेंगे, बात करेंगे, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चर्चा होने वाली है। नंबर 1 पे है कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। अनडाउटेडली इंडिया इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है पूरे यूरोप के लिए, तो इसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन उसके अलावा देयर विल बी कॉन्वर्सेशन, देयर विल बी बायलैटरल टॉक्स अबाउट इंडो पैसिफिक एंड टेररिज्म। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्रांस भी काफी हद तक टेररिज्म से परेशान है, तो ये कॉमन ग्राउंड है जो इंडिया और फ्रांस के लिए है। अब यहां से अगर मैं आपको बताऊं टेररिज्म के ऊपर, देखो पहले तो समझो कि टेररिज्म जो है कैसे ये एक ग्लोबल इशू है, ठीक है। टेररिज्म एज अ ग्लोबल इशू आप इसको प्रिपेयर करो। दूसरी चीज आपको याद होगा 1996 में इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव बिल दिया था टेररिज्म के अगेंस्ट, जो अभी तक यूएन में पास नहीं हुआ है, अभी भी यूएन में पेंडिंग है। इस बिल के बारे में प्रिपेयर करना, फिर ये भी प्रिपेयर करना कि जब हम बार बार कहते हैं इंडो पैसिफिक, तो आखिरकार इंडो पैसिफिक को दो तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। एक, ज्योग्राफी के नजरिए से इंडो पैसिफिक आखिर है क्या, और दूसरा कि यार इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस क्यों है। आज हर देश, हर कंट्री इंडो पैसिफिक पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। एक छोटा सा हिंट मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया का 60% ट्रेड इंडो पैसिफिक रूट से होता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक की, अगर आप पॉइंट वाइज बता सकें मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना, ये अच्छा होमवर्क होगा आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और डेफिनेटली जिस जिस कंट्री में मोदी जी जा रहे हैं वहां से आपको ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया फ्रांस के रिलेशंस भी प्रिपेयर कर लो। कल को हो सकता है आईआर के अंदर इसका क्वेश्चन आ जाए कि क्या डेवलप किया। देखो फ्रांस ही है जिनसे रफाइल डील भी हमारे साथ है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक्स पता रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, दैट इज अगेन वंस अगेन जीएस 2। बात फिर से आ गई है सेडिशन की। सेडिशन का कानून, राजद्रोह का कानून, जो हमारे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A के बारे में है। देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, इस बात को समझें। 10 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होगा सेडिशन का जो कानून है ये बहुत ही पुराना कॉलोनियल टाइम से चला हुआ कानून है। 1870 के आसपास ये जो है इसको फॉर्मली हमने ऐड किया था आईपीसी के अंदर। हालांकि इसकी फॉर्मेशन 1850s में हुई थी, 1836 में हुई थी शायद। जो है मैकले थे, उन्होंने, सर मैकले ने इसका जो है शुरुआत की थी, बाद में हटाया भी गया। बट 1870 में इंडिया के अंदर जो अपराइजिंग हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स गैदर हो रहे थे टुवर्ड्स द डिसकंटेनमेंट एंड डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद से 1870 में हम लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको ऐड किया। अब सवाल यही है बार बार सेडिशन को लेकर के कि भाई देखो ये अंग्रेजों ने जो है इसकी शुरुआत की थी। सेडिशन का कानून, राजद्रोह का कानून ये है कि अगर आप कोई भी सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ भी करते हो और वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, एक लीगली एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हो, कोई षड्यंत्र रचते हो सरकार के खिलाफ आउट ऑफ हेट, नफरत की वजह से, वो सेडिशन का दोषी पाया जाएगा, राजद्रोह का उसका दोष बनेगा, उसको सजा भी होगी, उसको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसके अंदर बहुत हेवी जेल और फाइन भी है। लेकिन लेकिन टाइम टाइम पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल उठते रहे कि यार ये 1870 का कानून, और आप कह रहे हो वही सेम कानून आज भी
2022 में लागू हो जाएगा। आप सोच के देखिए, करीब 150 साल पुराना कानून ये कितना वैलिड होगा। अलग अलग आप देखोगे, इसके ऊपर कई सारे केसेस सामने आए हैं, जिसमें एक आपका जो है रोमा थापर का एक केस इंपॉर्टेंट आता है। रोमा थापर का एक बहुत सबसे द मोस्ट फेमस जो जजमेंट है वो है केदारनाथ जजमेंट, और बलवंत राय का भी इसमें आता है नाम। केदारनाथ के अलावा आप पढ़ेंगे तो बलवंत राय का भी केस इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 केसेस हैं, 2-3 वर्डिक्ट्स हैं जो लैंडमार्क वर्डिक्ट्स हैं सेडिशन के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के। अब ये लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसको हम बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस मानते हैं, केदारनाथ की जो जजमेंट आई थी वो लास्ट वर्ड है सेडिशन के ऊपर। और केदारनाथ जजमेंट वो आई कब थी? बहुत पुरानी, 1962, 1962 में आखिरी बार केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर ये फैसला दिया गया था। सवाल ये था कि क्या सेडिशन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केदारनाथ जजमेंट, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जरूर आएगा। केदारनाथ जजमेंट के अंदर ये कहा था कि ठीक है सेडिशन होना चाहिए, अलाउ करते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए वरना मिसयूज होगा। तो एक बैलेंस स्ट्राइक किया था केदारनाथ जजमेंट ने, लेकिन इसको रखा था, इसको अलाउ कर दिया गया था। आज प्रॉब्लम ये है कि फिर से 60 साल के बाद ये मामला फिर से आया है कि भाई देखिए जो है सेक्शन 124 जो है पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको टोटली स्क्रैप कर दो, उसका कोई जरूरत नहीं है। इसका आज हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है और सरकार मिसयूज कर रही है इसका अपने ओपोनेंट्स को दबाने के लिए, मीडिया को दबाने के लिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए फिर से एक बार यहाँ पे बात होगी। अब 2-3 चीजें इसके अंदर आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये है, पहली तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या सच में इस प्ली को एडमिट किया जाए, करना है नहीं करना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर देखिए जब ये केदारनाथ जजमेंट हुआ था वो 5 जज का बेंच था, यानी 5 जजेस ने फैसला सुनाया था। और सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, जितने जजेस ने फैसला सुनाया है अगर कल को उसको अमेंड करना हो तो मिनिमम उतने या उससे ज्यादा जो है जजेस का बेंच बनाना पड़ता है। और ये बेंच बनाता कौन है दोस्तों? वो बनाता है, ये बेंच कितने आदमियों का होगा, कौन सा केस कौन सा जज सुनने वाला है, इसका फैसला हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई करते हैं। तो उनको एक बड़ा बेंच, लार्ज बेंच बनाना होगा, 5 या 7 का या 9 का बनाना होगा। वो पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये है या नहीं है, और अगर वो फैसला कर दिया जाता है, बेंच बना दिया जाता है, यानी इसके ऊपर चर्चा होगी, अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर जाकर के चर्चा होगी इसके पॉजिटिव क्या है, इसको कंटिन्यू करना है या स्ट्राइक डाउन करना है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। हालांकि जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, वो कह रहे हैं कि देखिए कोई जरूरत है नहीं, ये केस होना ही नहीं चाहिए, केदारनाथ अपने आप में बहुत ही बैलेंस्ड है। तो केदारनाथ केस के बारे में जरूर पढ़ के जाना, मस्ट प्रिपेयर करके जाना। सेडिशन का कानून ऐसा है जिसके ऊपर प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन अब देखिए क्या है ना कि कई जगह ये वाली बातचीत भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 124A को करती है, अपहोल्ड करती है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी। दूसरी चीज, आज और भी कानून है, जैसे यूएपीए का कानून है, भाई उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेडिशन की अलग से सेडिशन की जरूरत नहीं है, यूएपीए अपने आप में बड़ा, उसको थोड़ा ब्रॉड कर दो। जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके अंदर हम सेडिशन की एक्टिविटीज भी लेकर के आ सकते हैं, तो अलग अलग ना ला करके ये ड्रैकोनियन कानून को हटा करके, स्क्रैप करके यूएपीए को ही थोड़ा सा ब्रॉड किया जा सकता है। तो ठीक है, इसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों आपको देखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जरूर आएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि एक और न्यूज है, दैट इज अगेन फ्रॉम पॉलिटी, GS2 गवर्नेंस की न्यूज है। फाइनली दोस्तों ये काम पूरा हो चुका है। कल आपको मैंने बताया था कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया गया था जम्मू कश्मीर में। जब से आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया उसके बाद से यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी विधानसभा में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर को असाइन करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया था, और फाइनली वो काम पूरा हुआ। अब एक बात याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर अब है टोटल 90 सीट, पहले 83 होती थी, 7 सीट बढ़ाई गई हैं। एक जम्मू रीजन में 6 जम्मू रीजन में है और एक कश्मीर रीजन में बनाई गई है। और यहीं पे साथ साथ यहाँ पे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिजर्व करनी थी वो भी सीट्स फिलहाल कर दी गई। टोटल 6 सीट रिजर्व की गई है जम्मू में और 3 रिजर्व की गई है आपके कश्मीर के अंदर। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने
अपना काम पूरा किया। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको मैंने बताया था, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पकड़ के चलने हैं। डीलिमिटेशन कमीशन बहुत टाइम बाद न्यूज में आया है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर आपके एटलीस्ट एमसीक्यू तो जरूर आएगा। मेंस आए ना आए, मगर प्रीलिम्स में आपके आने के चांसेस बहुत हैं। डीलिमिटेशन कमीशन, पहले तो डीलिमिटेशन का मतलब समझो, टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ सीट होनी चाहिए, लोकसभा की, विधानसभा की, ये सारा काम कौन करता है? डीलिमिटेशन कमीशन करता है। फॉर द डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया सो दैट वन पार्टी डज नॉट हैव एडवांटेज ओवर द अदर। और जो हमारे इलेक्शंस का मूल मंत्र है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, उसको, उस स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए ये डीलिमिटेशन कमीशन टाइम टाइम पे काम करता है और ये फॉलो करता है प्रिंसिपल वन वोट वन वैल्यू। कल को इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाए, बताइए कौन सा कमीशन है जो वन वोट वन वैल्यू को फॉलो करता है? ऑप्शन में हो डीलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, समझ रहे हैं? ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए डीलिमिटेशन कमीशन। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, कोई रॉकेट साइंस से क्वेश्चन नहीं बनते। डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन क्यों किया जाता है वो भी आपको मैंने सारा इस पीडीएफ में समझाया है, क्योंकि आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट को बनाना होता है डीलिमिटेशन कमीशन हर सेंसेक्स के बाद। हर सेंसेक्स हमारा 10-10 साल में होता है, तो वैसे भी अपडेट करनी पड़ती है हर 10 साल में, तो डीलिमिटेशन कमीशन को बनाना ही पड़ता है। डीलिमिटेशन कमीशन को बनाता कौन है, इसको सेटअप कैसे किया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। आर्टिकल 170 के अंदर स्टेट आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेक्स। एक बार ये एक्ट आ जाए फोर्स में, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है डीलिमिटेशन कमीशन। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला डीलिमिटेशन जो बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, वो प्रेसिडेंट साहब ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन 1951-52 के आसपास, 50-51 के आसपास। ये इसका इतिहास है, ये इतना पुराना है डीलिमिटेशन कमीशन। उसके बाद ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाई गई 1952 में। अभी तक एज अ रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, अभी तक 4 बार सेटअप किया गया था, ये 5वीं बार है जब हमने सेटअप किया। तो इससे पहले 4 बार हो चुका है, 52, 63, 73 और 2002 में। याद रखिएगा, ये सारे डीलिमिटेशन अगर आपको बोला जाए कि पहली बार हो रहा है, नहीं, ये 5वीं बार इस बार हुआ है। ठीक है, 1981 के बाद कोई डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बट नाउ फॉर जम्मू एंड कश्मीर हमने ऐसा किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही खास चीज है डीलिमिटेशन कमीशन। इसके बारे में आपको 2, 4, 5 अच्छी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले, डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना, एमसीक्यू में ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। और साथ में कोलैबोरेशन में होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक बॉडी है जो काम करती है इस डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन, क्या काम करती है, क्या फंक्शंस हैं, तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि भाई नंबर और बाउंड्री डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से लेकर के कहां तक हो, ताकि एक बहुत ही सेंस ऑफ इक्वालिटी मेंटेन की जा सके, किसी भी एरिया में किसी पार्टी को अनड्यू एडवांटेज ना मिल पाए। साथ ही साथ में आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पे किसी जगह पे एससी या एसटी के लिए अगर आपको कोई सीट रिजर्व करनी हो, तो सीट रिजर्व करने का भी जो काम है, कौन सी रिजर्व सीट्स होंगी, वो भी कौन करती है? आपकी डीलिमिटेशन कमीशन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो इसके मेंबर्स के बीच में, तो फैसला मेजोरिटी से लिया जाता है, मेजोरिटी वोटिंग से लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार डीलिमिटेशन कमीशन, ये इतनी हाई पावर बॉडी है, अगर एक बार इन्होंने फैसला कर दिया, जैसे इन्होंने बोल दिया कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर 90 सीट होंगी और ये सब होगा, एक बार इन्होंने कानून पास, मतलब इन्होंने ऑर्डर दे दिया, इन्होंने फैसला सुना दिया, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन, इट कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। किसी कोर्ट में इनके फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो भी डिसीजन लेते हैं ये, इनका डिसीजन एकदम फाइनल होता है। तो ये इतनी पावरफुल बॉडी है, इसका हाईली एथिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, समझ में आया? फोकस में आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस न्यूज की, तो देखो यार, बिजनेस न्यूज से में एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट आई है। जैसे कुछ दिन पहले हमने बताया था कि यार पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में जो हो गया है काफी हद तक श्रिंक। मैंने आपको बताया था कि काफी परसेंटेज जो है श्रिंक हुई है हमारी इकोनॉमी अप्रैल के महीने में कंपेयर टू द मार्च। लेकिन पीएमआई जो है, पीएमआई क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है,
जिसको रिलीज करता है S&P ग्लोबल इंडिया। दो होते हैं पीएमआई। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है और सर्विसेज का अलग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में तो अनफॉर्चुनेट था कि हमारा स्कोर नीचे गया, लेकिन सर्विसेज में इंडिया ने एक्चुअली में इंप्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जी हाँ, तो इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। कम से कम पिछले 5 महीने में एक फास्ट ग्रोथ महसूस की गई है इंडिया के सर्विस सेक्टर में। क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ इंडिया के अंदर जो सर्विस सेक्टर है वो कितने परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं? सर्विस सेक्टर हम हमारे लिए बैकबोन का काम करता है। क्यों क्यों इकोनॉमी की बैकबोन है सर्विस सेक्टर इंडिया में? ये मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ, और बताओ कि कितने परसेंटेज जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अकेला सिर्फ सर्विसेज से आता है। अब यहाँ पे स्कोर अगर आप देखोगे तो स्कोर हो गया 57.9। मैंने आपको बताया था पीएमआई का एक बहुत बेसिक रूल है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, अगर इसका स्कोर 50 होता है तो उसका मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब ना इकोनॉमी बढ़ी ना घटी ना एक्सपैंड ना कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग। लेकिन अगर ये स्कोर 57.9 आया है, इसका मतलब क्लियरली हमारी इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपकी एक्सपैंड कर गई है, बढ़ गई है, एक्सपेंशन उसमें देखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी भी एक खतरा है, एक प्रॉब्लम है, और वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी भी बार बार बिजनेस को कर रही है हैम्पर। इन्फ्लेशन को बहुत डिटेल में पढ़ के जाना, इसके टाइप, इसके कॉजेस, इसके इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो आप मेरी बुक रेफर कर सकते हैं। जो मेरी बुक आती है इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड के नाम से, मैं आपको दिखा दूं, एक बुक है। तो इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड, ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं। पूरा इकोनॉमी को आसान भाषा में समझने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वो जरूर प्रिपेयर कर लेना। सर्विस सेक्टर्स में सबने ग्रो किया है, बस एक प्रॉब्लम आई है, वो है रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विस सेक्टर में। ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे ग्रोथ नहीं हुई है, अभी भी आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिपेयर आपको करनी चाहिए। पीएमआई क्या है, पीएमआई को कैसे हम लोग जज करते हैं, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। साथ ही साथ में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले वर्ल्ड न्यूज की, तो वर्ल्ड न्यूज में एक इंपॉर्टेंट ये आया है कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है वेस्ट बैंक के हैमलेट्स को वेकेट कराने का। लगभग 1000 लोग ऐसे हैं वेस्ट बैंक में। एक जगह मैं बताऊंगा आपको, एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना। वहां पे बहुत सारे लोगों को शायद घर उनको खाली करना पड़े इस फैसले के बाद, कंट्रोवर्शियल है। ये इजराइल का मैप आप अपने सामने देख रहे हैं। इस इजराइल के मैप में दो जगह हैं, एक है गाजा स्ट्रिप और ये है दोस्तों वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में। इजरायली लोग जो हैं वो जूइश हैं, पैलेस्टीनियन लोग जो हैं वो अरब्स हैं, मुस्लिम्स हैं। तो इनका ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत साल सदियों पुराना कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पे चलता आ रहा है दोस्तों। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अभी सिर्फ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, लेकिन ये एरियाज विद इन इजराइल है, और टाइम टाइम पे इजराइल जो है इन एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है और एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए वेस्ट बैंक के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि देखो गाजा स्ट्रिप जो है ये एरिया, ये एक्चुअली मेडिटेरेनियन के साथ में बाउंड्री भी शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप वो एरिया है जो 1967 में इजराइल ने कैप्चर किया था इजिप्ट के साथ में। 2015 में इजराइल ने पुल आउट कर लिया अपनी सारी ट्रूप और सेटलर्स, और अब ये एरिया पूरी तरह से कंट्रोल में है पैलेस्टीनियंस के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वेस्टर्न बैंक की, तो वेस्टर्न बैंक और ईस्ट जेरूशलम का जो एरिया, ये भी जॉर्डन से कैप्चर किया गया था। अब इजराइल, राइट नाउ इजराइल कंटिन्यूज टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक, बट इट्स सपोर्ट ऑफ सेटलमेंट्स ऑक्यूपाइड लैंड complicated the peace negotiations. इजराइल और जॉर्डन साइन पीस एग्रीमेंट 1994, उसके बाद थोड़ा टेंशन कम हुआ, लेकिन अभी भी अधिकतर हिस्सा जो है वेस्ट बैंक का वो इजराइल के ही कंट्रोल में आप मान करके चले। और भी एरिया हुआ था, आपको याद होगा एक 6 डे वॉर हुई थी 1967 की, बहुत ही फेमस है 6 डे वॉर, जब एक साथ इजराइल ने हमला कर दिया था इजिप्ट के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, यहाँ तक कि सीरिया के ऊपर भी। और ये वाला एरिया हमने जो है इजराइल ने वो सीरिया से कैप्चर कर लिया था, गोलन हाइट। अब तो खैर ये पूरी तरह से दे दिया गया है और इंटरनेशनली ये अब एरिया जो है आपका सीरिया के पास है, लेकिन ये दो एरियाज अभी भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था इस न्यूज से कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कल को आएंगे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में न्यूज ये भी है, यहाँ पे देखिए जेरूशलम अगर आप देख पा रहे हैं तो जेरूशलम कैपिटल है
इजराइल की देखिए ये जेरूसलम। जेरूसलम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिटी है, क्योंकि और हाईली रिलीजियस भी है मैं कहूंगा, क्योंकि जेरूसलम से ही शुरुआत मानी जाती है आज के प्रेजेंटली 3 धर्मों की, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, या फिर वो आपका जुदाइज्म है जो जूइश लोग फॉलो करते हैं। और इन तीनों रिलीजन को कहते हैं एब्राहमिक रिलीजन्स। ये एक ही रिलीजन से आगे आगे निकले हैं, कभी इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर अलग से बताऊंगा। और तीनों का जो ओरिजिन का संबंध है वो जेरूसलम है, इसीलिए भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। वही रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है जेरूसलम के अंदर। एक बहुत ही फेमस मॉस्क है दोस्तों, आज की फोटो आप देख सकते हैं, अल अक्सा मॉस्क। ये कल को न्यूज में आ गई तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। इसके अंदर बार बार इसके आसपास जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इजराइलीज का और पैलेस्टीनियंस का, और काफी समय से ये जो है न्यूज में चर्चाओं में आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। बाकी अगर हम आगे की बात करें, और वर्ल्ड न्यूज में द नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, और बहुत रेलेवेंट भी है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको GS3 में क्लाइमेट चेंज में आप यूज कर सकते हैं। देखिए नासा की क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, बहुत ही फेमस है, सिंथिया रोजनविग। इन्होंने रिसेंटली जीता है वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज किस पर्टिकुलर चीज के लिए जीता है वो समझिए। ये जो क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत लंबा करियर, बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि देखिए हाउ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन मस्ट अडेप्ट टू अ चेंजिंग क्लाइमेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज भी है कि देखिए जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, ये विशियस साइकिल समझो। पहली बात तो ये समझो कि क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है, तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं यार ग्लोबल वार्मिंग की। और ग्लोबल वार्मिंग में आप जानते हैं कितना कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज उतना ज्यादा होगा। ग्लोबल ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है उससे निकलने वाली जो मीथेन है, ये एक बहुत ही खतरनाक गैस है जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है। यानी कि एक तरह से एग्रीकल्चर की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, और उसका नेगेटिव इफेक्ट फिर दोबारा एग्रीकल्चर पे आता है। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा, आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न बदलेंगे, टेम्परेचर ऊपर नीचे एक्सट्रीम होंगे, और आपको पता है हर एक क्रॉप का अपना एक पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को कितनी बारिश चाहिए, कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, राइट। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो सीधा सीधा असर आएगा एग्रीकल्चर पे, जिससे दुनिया में फैलेगी फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी फैलेगी तो दुनिया में आएगी और भी ज्यादा इन्फ्लेशन। जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतनी आपकी इकोनॉमी जाएगी नीचे, लोगों की परचेजिंग पावर होगी कम, इकोनॉमी में रिवर्स गियर आपका शुरू हो जाएगा। तो समझें ये पूरा साइकिल, और इसी चीज को एक्सप्लेन किया है, जिंदगी में बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च की है सिंथिया रोजनबर्ग ने, जब जाके उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है दैट हाउ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन मस्ट अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ये अपने आप में मेंस का टॉपिक भी हो सकता है फॉर GS3। और इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि नाउ इट इज हाई टाइम कि हम लोग इंप्रूव करें अपने फूड और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को, ताकि कम से कम हम क्लाइमेट चेंज कर पाए। एग्रीकल्चर की वजह से होने वाला जो इशू है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इशू है, कम से कम उसको हम लोग कम कर पाए। बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा टॉपिक है, इसमें मैं समझता हूं कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, और इसी से जुड़ी है एक और हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है नेशनल न्यूज है, मगर इसका भी कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, यूएन के साथ में इंपॉर्टेंट है। पहले नेशनल न्यूज की बात करते हैं, जो आज पेज नंबर 10-12 के बीच में आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं नेशनल न्यूज की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है GS2 पर्सपेक्टिव से, कोलेजियम सिस्टम फिर से न्यूज में आया है। आप जानते हो कोलेजियम का मतलब क्या है, जजेस अपॉइंटिंग जजेस। ठीक है, ये इसको फेमसली जजेस अपॉइंटिंग जजेस बोला जाता है, जजेस अपॉइंटिंग जजेस बोलते हैं।
आप ये समझें कि कोलिजन अभी रिसेंटली आपको पता है कि टोटल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ है दैट इज 33 प्लस 1, मतलब टोटल 34 की स्ट्रेंथ है। 33 जज और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, ये भी बाय द वे बदलने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, हम किस तरह से अपॉइंट करते हैं जजेस को, वो जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, कोलिजियम जो मेंबर हैं ये भी जज ही होते हैं, सीजीआई और बाकी सीनियर मोस्ट मेंबर्स। अब रिसेंटली रिकमेंड किया गया है दो नए, चूंकि वैकेंसीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, दो वैकेंसीज हैं, तो उनको भरने के लिए दो लॉयर जो है चीफ जस्टिस, उनके नाम पारित किए गए हैं। अब यहाँ पे जो मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैं सोच सकता हूं कि एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो आप ऐसा समझो कि पहली बात तो ये सिस्टम कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज हैं, इनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे, ये प्रोसेस याद करो कि कैसे ये अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इनके पावर पे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो रिट पिटीशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहते हैं कि हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन है वो ज्यादा वाइड होती है कंपैरेटिवली टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों है? अगर आप जानते हैं कि व्हाई हाई कोर्ट हैज वाइडर रिट जुरिडिक्शन, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ। और ये भी बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर, अंडर विच आर्टिकल हम लोग रिट पिटीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे आपको क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर दे सकते हैं। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर कल को जरूरत पड़ने पे अगर रिमूव करना पड़े तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, यहाँ पे जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट आ गया। और अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं सोचता हूँ हमें साथ साथ ना कंटेम्प्ट का टॉपिक भी कर लेना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है, चाहे वो आपका सिविल कोर्ट है चाहे आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, दोनों ही जो है, दोनों ही सूरत में आपको प्रिपेयर करने चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड इन जीएस2। कोलिजियन सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए आज से 6 साल पहले एनजैक का बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजैक के बिल को हमने स्क्रैप कर दिया था। क्या सही है कोलिजियम सिस्टम? क्या ये सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है? क्या किसी तरह के इसके अंदर चेंज करने की जरूरत है? कैसे हम इंश्योर करें, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब समझें आप कि किसी जज को अपॉइंट करना बहुत सारी मायने रखता है कि कैसे ये जो आपके जो जुडिशरी के जो मेंबर है किस तरह से हाईएस्ट जो पॉसिबल जो अपनी डिग्निटी है वो मेंटेन करेंगी, अनबायस्ड एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, वो सारे जो वर्चूज हैं, जो एथिक्स हैं, वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो उन चीजों के लिए काफी अच्छा टॉपिक है, आप उसको प्रिपेयर करें फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस2। सिमिलरली वी हैव द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज टॉकिंग अबाउट, मैं फिर से आता हूं यूएन के ऊपर। तो भैया यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसके अंदर अवार्ड दिया गया है, वही यूनाइटेड नेशन का ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट की है। इंडिया के साथ बातचीत शुरू हुई है कि क्या हम बहुत सारा वीट इंडिया से प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया के पास आज वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो हमारे पास सरप्लस है। और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज फूड सिक्योरिटी चैलेंज फेस कर रही है बिकॉज ऑफ दी रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया भी और यूक्रेन भी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता था जो है इसके वीट के। अब क्योंकि यहाँ पे ये वॉर सिचुएशन है तो दुनिया को तो चाहिए वीट, और इंडिया ये पूरी कर सकता है। इंडिया के लिए एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा मौका है, इंडिया के ये जो एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका है, एक बड़ी मार्केट को एक्सप्लोर करने का जो मौका है, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली इंपॉर्टेंट वन। ये आपका एक, मैं कहूंगा एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में इंडिया के पास में आया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे बस ये बात है कि अभी तक एक लिमिट है, ठीक है, कि कौन कंट्री कितना एक्सपोर्ट करेगी कितना एक्सपोर्ट नहीं करेगी, इसकी एक लिमिट है जिसको तय करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं WTO। अब WTO के ऊपर भी आप MCQ प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि काफी टाइम से न्यूज में है, किसी ना किसी वजह से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखना ये कि क्या WTO ये जो लिमिट है इंडिया के एक्सपोर्ट की, क्या इसको सस्पेंड करेगा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। और इंडिया की अगर मैं वीट प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया ने पिछले 20-21 के आसपास, जब हमारे पास डेटा है, तो करीब करीब 109-110 मिलियन टन के आसपास हमारी प्रोडक्शन हुई है, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, ठीक है। अभी एक्सक्यूज मी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये रिपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीट की, इंडिया के अंदर वीट की। तो भाई वीट के अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या होती हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। आपको पता है पिछले 2-3 साल से यूपीएससी एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको वीट के बारे में पता होना चाहिए। वीट जैसे फॉर एग्जांपल वीट एक राबी क्रॉप है, राइट, राबी सीजन में हम इसको ग्रो करते हैं। तो इस तरह के इसके बारे में फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन है कि आज जो दुनिया है वो 3 तरह के 3 डायमेंशनल क्राइसिस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वर्ड बनेगा कि आज दुनिया 3 डायमेंशनल क्राइसिस से गुजर रही है। वो 3 डायमेंशनल क्राइसिस कौन से हैं? फूड क्राइसिस, नंबर 2 एनर्जी क्राइसिस और नंबर 3 फाइनेंस क्राइसिस। ये 3 क्राइसिस जिसके पूरी दुनिया सफर कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में। हम अपने आसपास में देखिए कितनी कंट्रीज इंडिया के नेबर हैं जो इसमें प्रॉब्लम में है। अब मैंने क्योंकि जिक्र किया था, अब आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिएगा कि इंडिया के लिए कैसी ये अपॉर्चुनिटी है। ये मेंस में अगर आप इसको देखो तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GS1 एंड GS3, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी बोथ। आप ये प्रिपेयर कीजिएगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इतनी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास चैलेंजेस भी हैं। फार्मर्स का एस्पेक्ट क्या रहेगा, फार्मर्स को कितना फायदा हो सकता है इस पूरे प्रोक्योरमेंट से, तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था ना कि इंडिया में फूड वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो आपके पास एक छोटा सा हिंट यहाँ पे है। जो आप सबसे डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा दिल्ली का पोर्शन, यूपी, एमपी, ये वो एरियाज हैं जो इंडिया में मैक्सिमम वीट प्रोड्यूस करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट, जिनका आप अगर आप टर्नओवर देखें तो कम से कम 50-60 मिलियन टन से ऊपर आपको मिलेगा। ये इन फिगर पे मत जाना, ये फिगर बहुत पुराने हैं, ये सिर्फ एक लेजेंड है आपको समझाने के लिए। एरिया लगभग अभी भी सेम है। ऑफ कोर्स ये नंबर जो है अब ये काफी गुना इंक्रीज हो चुके हैं, 10 साल पुराने नंबर है, इस पे मत जाओ। इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे इंडिया में सबसे ज्यादा जहां वीट होता है आफ्टर दीज 5 स्टेट्स, वो आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान है, गुजरात है और बिहार है। यहाँ पे भी ठीक ठाक सा आपका जो है कह सकते हैं कि हाँ जो है थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होती है। बहुत ही कम, जो बिल्कुल मिनिमम ग्रो कर पाते हैं वीट को, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये बहुत ही लिमिटेड है। और उड़ीसा और इनके अंदर तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं इंडिया की वीट बेल्ट, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी मैंने आपको वीट का एग्जांपल बताया ना, यूपीएससी एग्जाम के लिए सेम आप प्रिपेयर करना सभी जितने भी इंडिया के फूड क्रॉप्स हैं, सभी फूड क्रॉप्स का और कैश क्रॉप्स का। ये वैसे मैप मार्किंग मैं करवाऊं भी, आपको आगे कोर्स भी लेके आऊंगा, बट आपको सभी फूड क्रॉप्स और सभी कैश क्रॉप्स के इस तरह से मैप प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज की बात ही कर रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन एक छोटी सी न्यूज आई है GS3 के लिए, मुझे लगा इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्वेश्चन कर रही है एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द जॉग फॉल प्रोजेक्ट। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत पुरानी एक बहस है, मैं कह सकता हूं। अभी आपने कुछ टाइम पहले 4 धाम प्रोजेक्ट भी सुना होगा, उसमें भी यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आता है बेसिकली कि भाई क्या करें, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है वर्सेस एनवायरमेंट। क्या करें, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें कि एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करें? तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 4 धाम प्रोजेक्ट में भी सेम क्वेश्चन उठे थे। इसी तरह से अब जॉग फॉल्स जो है इसके अंदर भी सेम है। इसी तरह से इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर की बात करें तो भी, यानी जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, या फिर अगर मैं खास तौर पे डैम्स की बात करूं, हाँ जैसे नर्मदा जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, बहुत सारे डैम्स है। तो हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यार डेवलपमेंट हो रही है ठीक है, मगर उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट हम क्या पे कर रहे हैं, राइट। तो ये एक अच्छा टॉपिक है ओवरऑल भी, चाहे इसको आप ऐसे राइटिंग के लिए यूज करो, चाहे आप इसको GS राइटिंग के लिए यूज करो। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जहां पे आपको बैलेंस करने को बोला जाएगा कि भाई बताओ डेवलपमेंट और एनवायरमेंट में, इसमें इंपॉर्टेंट होता है आप हर चीज की एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कीजिए। कोई भी चीज शुरू करने से पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है। अभी क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज जॉग फॉल पे आई है, तो जॉग फॉल के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स आप प्रिपेयर करके जाना इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वर्ड है ना कि कैसे फ्रेजाइल है वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम,
वेस्टर्न घाट के बारे में भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फ्रेजाइल इकोसिस्टम क्या है, क्यों है, क्योंकि मैंने वेस्टर्न घाट का जिक्र किया तो आपको पता होना चाहिए अबाउट दी कस्तूरी रंजन रिपोर्ट। ठीक है, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन पे है। इसी तरह से गडगिल फॉर्मूला, गडगिल फॉर्मूला जो है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, मैं आपको बता दूं 2015-16 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ये सब टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। जॉग फॉल इंडिया में बहुत फेमस है, कर्नाटका के अंदर। तो जॉग फॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, जिसको रिकमेंड किया गया है रिसेंटली, और यहाँ पे आगे आने वाले समय में 5 स्टार होटल्स वगैरह बनेंगे, तो अब कितना नुकसान एनवायरमेंट को उसके होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ये जरूरी है समझना। इंडिया में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अभी भी, ये जो कानून इंडिया में है इस चीज को लेकर के, बहुत ही वीक रेगुलेशन है। पहली बात, कानून है नहीं, और अगर है उनको लागू नहीं किया जाता। तो ये एक फैक्टर है जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा लैग करता है। आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मैं आज के एडिटोरियल्स को पिकअप करूं तो मुझे लगता है कि जो एडिटोरियल्स आपको आज जरूर पढ़ने चाहिए, नंबर 1 इज अबाउट वॉच द गैप। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल फॉर GS3। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की बात की गई है, और ट्रेड डेफिसिट को समझते हुए कि क्या प्रेशर हमारे रुपी पे है, और किस तरह से ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि ये 2-3 दिन से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इन्फ्लेशन के ऊपर तो आप मान के चलें कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे हाँ, एक चीज और है, अभी अबॉर्शन वाला हमने टॉपिक कवर किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने बात की थी भाई वुमेन के क्या राइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, एक महिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के उसके पास कितने अधिकार हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएस ने जो है वो तो अबॉर्शन को कर दिया इलीगल। ठीक है, इंडिया में क्या स्टेटस है, इसके लिए आपको मैंने बताया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, इसको प्रिपेयर करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना, वुमेन राइट्स के बारे में बात करना, और ये टॉपिक साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक अच्छा वैल्यू एडिशन आपके लिए होगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट वन दोस्तों। बाकी ये तो है एक ब्रीफ, एक समरी। जो डिटेल है आज के न्यूज़पेपर की वो होगी 12 बजे। कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ माय टूथ पेन, लेकिन आज होपफुली थोड़ा बहुत बेटर है। हालांकि अभी भी पेन किलर वगैरह लेकर के ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली थोड़ा बहुत मैं आगे इसको पढ़ा पाऊं। बट हर रोज हमारी 12 बजे लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर मैं ये सारे टॉपिक्स और एडिशनल टॉपिक्स पूरी तरह से एनालाइज करूंगा, उसमें और वैल्यू एडिशन मिलेगा। 12 बजे क्लास लाइव है। आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज भी उस क्लास में होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस क्लास के लिए अपने आप को एडवांस में एनरोल करें। ये 12 बजे की क्लास अनअकैडमी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं, एंड दिस इज अ फ्री क्लास। तो कोई पैसा आपको चार्ज, बिल्कुल भी पैसा आपको चार्ज नहीं करना है। अगर आप अनअकैडमी ऐप यूज करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स, और साथ ही साथ में इकोनॉमी। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं जो पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। आप इनके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के दोस्तों। हमारे आज 6 तारीख को हम लोग नए बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट ईयर 2023-24 है तो यही टाइम है दोस्तों सीरियसली अपनी प्रिपरेशन करने का। अनअकैडमी जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में, जो आपको पर्सनली बहुत अच्छे से मॉनिटर करेंगे, गाइड करेंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल टीचर देंगे। सभी रेनाउंड फैकल्टीज अनअकैडमी पे पढ़ाती हैं। इसमें मेरे भी बैच आने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू ज्योग्राफी बैच ऑन 11th मई, और हिस्ट्री का मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 19th ऑफ मई। सो मेक श्योर दोस्तों कि आप इन बैचेस में एनरोल करें। उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप अगर रेफरल कोड आशीष एम लाइव का इस्तेमाल करेंगे, यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट। साथ में बुक्स के भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, 20 बुक्स के आसपास हैं, वो भी आपको मिलेंगे इस यूपीएससी जर्नी के अंदर। और अनअकैडमी के अंदर अभी एक एक्सक्लूसिव ऑफर है कि अगर आप 11th मई से पहले सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 महीने उसमें और एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप 2 साल का लेंगे तो उसमें 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 2 साल वाला, और 6 महीने उसमें हो जाते हैं एक्स्ट्रा। मतलब आपको पैसा पे करना है 2 साल का, पर मिलेगा आपको 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन। अच्छा मौका है। आशीष एम लाइव रेफर कोड यूज करें एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट एंड माय पर्सनल गाइडेंस आल्सो। बाकी दोस्तों आपके साथ इन वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। वैसे हमारी जो है 15 मई को वी आर आल्सो गोइंग टू हैव अ वेरी बिग अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। ये भी एकदम फ्री है, और इसके अंदर बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 10 करोड़ से ज्यादा के इनाम आप जीत सकते हैं।
बस इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, फ्री पार्टिसिपेशन है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। सुबह 11 बजे होगा और ये रेफरल कोड आप यूज करके इसमें एनरोल कर लीजिएगा। इसके भी डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिए हैं नीचे और आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी, बाकी यूपीएससी जर्नी के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छे ऑथेंटिक बुक्स, तो दोस्तों ये सारी बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं, आप इन बुक्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। ये सारी की सारी ऑलरेडी बेस्ट सेलर बुक्स हैं, तो Amazon फ्लिपकार्ट पे जाओ, चेकआउट करो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रीलियम, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर करंट अफेयर, आपको क्या कौन सी बुक सबसे बेस्ट लगी, ये भी मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे वीडियो में कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।